साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में लगभग अभी 4 महीने से ज़्यादा का समय शेष है। ऐसे में हम अपने विषय हिंदी साहित्य की तैयारी को लेकर बात करेंगे। क्या बेसिक रणनीति हो आपकी दिसंबर की तैयारी में, जो भी बच्चे लगे हुए हैं उनके क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिलेबस जितना ब्रॉड सिलेबस को कैसे कवर करें और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उनके लिए करना और क्या गलतियां नहीं करनी है, ये तमाम बातें करेंगे। जो बच्चे भी नए तैयारी में लगे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक तो पिछले बार से जो नियमावली चेंज हुई कि प्रथम वर्ष के बच्चे पेपर नहीं दे सकते हैं, जो द्वितीय वर्ष में है, अंतिम वर्ष में है, मतलब 2 सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं वही एलिजिबल हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे ही पेपर देने के लिए नेट का। तो जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं और एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, वो क्या करें, बेसिक बात है। और जो मान लीजिए अभी ये एडमिशन लिए हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, वो भी शुरू कर रहे हैं अपना, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको, जो भी नए हैं या पुराने भी बच्चे हैं और उन्होंने ध्यान से अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो पहला काम आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस एनालिसिस करना है आपको, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट, कौन कौन सी रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक, आप पहले अच्छे से सिलेबस देखिए। सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए क्या क्या सिलेबस है आपका, कौन कौन सी रचनाएं लगी हुई हैं। तो आप सिलेबस अच्छे से अपना देख जाइए। सिलेबस देखने के बाद आपको आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। आपको ये देखना है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर देखने होंगे। नेट का जो पैटर्न है वो 2020-21 तक का वन लाइनर था, और उसके बाद का जो हुआ तो उसमें 5-6 पंक्तियां दे के ऑर्डर्स मिलाने को या डेट्स क्रम से मिलाने को, ये रचनाओं के अंदर से डीप प्रश्न पूछे जाने लगे। तो आपको 2022 से लेकर अब तक के जून 2025 तक के पेपर देखने हैं। अब तक 22, 23, 24 और 25 कुल मिला के 7 पेपर आपके पास उपलब्ध हैं, 700 प्रश्न। उन 700 प्रश्नों को, हिंदी को आपको अच्छे से देखना है, हल नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है। और देख के आपको यूनिट वाइज नोट करने हैं कि किस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको नोट करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने भाषा, जो पहली यूनिट है उसको उठाया, उसमें आप नोट करेंगे 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से हिंट के रूप में आप नोट कर लेंगे। अच्छा, बोलियों से प्रश्न है, बोलियों के क्षेत्र से था, संवैधानिक भाषा से प्रश्न था, देवनागरी लिपि से प्रश्न था, या बोलियों के उच्चारण स्थान से प्रश्न था वर्णों के, ठीक है, या स्वर व्यंजन से प्रश्न था। ऐसे आप हिंट के रूप में नोट करते जाएंगे अपने नोट्स में। आप एक डायरी उठाइए, उसमें यूनिट वाइज नोट करिए कि 2022 में भाषा से क्या पूछा, 23 में क्या पूछा, 24 में क्या पूछा, 25 में क्या पूछा। ठीक, ये काम आप हर यूनिट में करेंगे, 1 में, 2 में, 3 से लेकर यूनिट 10 तक, अन्य गतिविधियों तक आप नोट करेंगे कि हर वर्ष क्या क्या पूछा गया। जो चीज़ें कॉमन है उनको आप अलग से बाद में एनालिसिस करके निकाल लेंगे कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, मतलब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इससे आपको क्या होगा कि आप ये समझ जाएंगे कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, बार बार क्या पूछी जा रही हैं हर यूनिट से। दूसरा ये है कि प्रत्येक यूनिट में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको यही समझ में आ जाएगा। किसी एजुकेटर्स के भरोसे पे आप नहीं चल रहे होंगे, फलाने सर ने बता दिया कि ये महत्वपूर्ण है और ये छोड़ना है तो आपने पढ़ लिया। ठीक, आप खुद से एनालिसिस करिए, 3-4 दिन का काम है ये। पूरा पेपर उठाइए, एनालिसिस करिए, 700 प्रश्न आपके पास अवेलेबल है, यूनिट वाइज आप नोट करिए। फिर आप देखिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक, और कौन से टॉपिक कभी नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आपको वहीं पता चल जाएगा। ठीक, आप ये भी देख लेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या है, वन लाइनर कितने आ रहे हैं, या कथन कारण वाले कितने प्रश्न आ रहे हैं, टेक्स्ट से कितने प्रश्न जा रहे हैं, या इतिहास से, काव्यशास्त्र, भाषा से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। मुश्किल से 4 दिन का काम है, ज़्यादा का काम नहीं है, लेकिन आपका आधा भार यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न है, किससे कम प्रश्न है। ठीक है, आप पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, ये काम दो, आपको सिलेबस देखना और पेपर देखना सबसे पहले आपको करना है। अब इसके बाद आप पढ़ने पे आएंगे।
कि पढ़ना क्या है। एक तो सबसे बड़ा पाठ्यक्रम आपका इतिहास का है, यूनिट 2। मैं थोड़ा उस पर बात करूँगा, इतिहास की पुस्तकें कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी, उन्हें कम से कम 4-5 इतिहास की पुस्तकें तो पढ़नी ही चाहिए, जो मूलभूत पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य को समझने के लिए, और जो नेट के दृष्टि से भी उपयोगी हैं, जिन्हें यूजीसी नेट के जो पेपर लेता है एनटीए, जो वरीयता देता है जिन किताबों को। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, वो महत्वपूर्ण है। उसे आप अच्छे से 2-3 बार कम से कम पढ़ना है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ जाइए। उसके अलावा आप डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास, आचार्य चतुर्वेदी की पुस्तक है, उसको पढ़ जाइए। अच्छी पुस्तक है, इसको आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण है। एनटीए द्वारा इसे वरीयता भी दी जाती है। प्रश्नों के उत्तर अगर डेटिंग से लेकर तमाम चीज़ों में अगर सही गलत का निर्धारण करना हो तो इसे वरीयता देता है। पिछले 1-2 बार में हमें ये देखने को आया। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे आप पढ़ जाइए। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। पुस्तक का मतलब उतनी नाम की वजह से चर्चित रही, कंटेंट की वजह से उतनी नहीं, लेकिन हाँ, इसमें आपको कई साहित्यकारों के कथनों का विवेचन मिल जाएगा, आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी का, और उसके पहले का विद्वानों का। तो आपको कई जगह कई विद्वानों का कथन एक जगह इकट्ठा मिल जाते हैं, इसलिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसको एनटीए थोड़ा वरीयता भी दे रहा है, इसलिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप काव्यशास्त्र पे 1-2 पुस्तकें पढ़ जाइए। समझने के लिए अगर आपको पढ़ना है तो भारतीय काव्यशास्त्र निशार अग्रवाल की पतली सी पुस्तक है, पाश्चात्य में विजय बहादुर सिंह जी की पतली सी पुस्तक है, ये समझने के लिए, इनको आप पढ़ जाइए तो अच्छा रहेगा। बाकी और डीप आप पढ़ना चाहते हैं तो भागीरथ मिश्र की काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ जाइए। पाश्चात्य में तारकनाथ बाली की पढ़ जाइए, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक। ये कुछ पुस्तकें आपको शुरू में पढ़नी है। आपके पास ज़्यादा समय और बचता है, इतिहास की पुस्तकें डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास है, मोटी सी पुस्तक है, तो आपके पास समय नहीं होगा, वो बाद के पढ़ने के लिए है। गद्य साहित्य का इतिहास है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का, वो भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो मैंने शुरू में 3 पुस्तकें बताई वो महत्वपूर्ण है, 3-4 वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये इतिहास में हो गए। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ रूप से आपको इतिहास पढ़ना ही है, पेपर में वस्तुनिष्ठ सवाल आते हैं, वैकल्पिक सवाल आते हैं, वन लाइनर आते हैं। उसके लिए आपको यूजीसी नेट की दृष्टि प्रकाशन की बुक आती है हिंदी साहित्य की, वो आप ले सकते हैं। तो उससे अच्छी पुस्तकें अभी तक नहीं है, या तो आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। काव्यशास्त्र जो यूनिट 3 है, और भाषा, मैं अक्सर सुझाव देता हूँ कि आप इन दोनों पुस्तकों, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और दृष्टि, दोनों से मिला के पढ़ें, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जो भाषा यूनिट 1 है वो उससे बाहर नहीं जाती, दोनों पुस्तकों से आप मिला लेंगे। अगर एक बार दृष्टि पढ़ लीजिए और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, दोनों को पढ़ लीजिए, उससे रट जाइए आप। एक बार क्या, 3-4 बार तो आपको पढ़नी पड़ेगी दोनों से, तो आप उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। भाषा का भी और काव्यशास्त्र, आप बेसिक चीज़ें जो मैंने पुस्तकें बताई वहाँ से पढ़ लीजिए। फिर आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे दृष्टि और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से मिला के, तो आपके यूनिट 1, यूनिट 3 इनके प्रश्न भी आपके गलत नहीं होंगे। चौथी यूनिट आपकी विचारधारा की है। विचारधारा में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, आपके सिलेबस में जितनी बातें दी गई हैं, गांधीवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद या आधुनिकतावाद, स्त्री मस्त, तमाम चीज़ें दी हुई हैं हिंदी नवजागरण से लेकर। उनको टॉपिक को आप यूट्यूब पर देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, तमाम प्रोफेसर्स के पढ़े हैं। CEC चैनल है शिक्षा विभाग का, भारत सरकार का, उसमें कुछ है वीडियोज पढ़े होंगे। अन्य EPG की पाठशाला में कुछ विषयों पर पढ़े हैं लेक्चर्स, या अन्य अन्य कई प्रोफेसर्स के तमाम लेक्चर्स पढ़े होंगे, उसको देख जाइए। दृष्टि की जो बुक आती है नेट की, उसमें भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उससे पढ़ जाइए। और साथ ही गूगल कर करके आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं जो विचारधारा के हैं, ठीक। उसमें बहुत फिक्स पैटर्न है नहीं, क्या पूछेगा, प्रीवियस ईयर देख के आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, और गूगल करके हर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 में तो बड़ा सिलेबस है, तो क्या विशेषता महत्वपूर्ण है वो भी बात मैं थोड़ा सा कर लूँ, आपको छोटा कर दूँ सिलेबस। एक तो आप पेपर दे एनालिसिस करेंगे तो आपका सिलेबस खुद ही समझ में आएगा छोटा कहाँ करना है। फिर मैं कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि जो लेखक, कवि आपके यूनिट 5 से लेकर 10 तक लगे हैं,
उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना है यूनिट 2 में, उनको पढ़ना ही पढ़ना है, उनकी सारी रचनाएं अच्छे से ध्यान से देखनी है। साथ ही काल विभाजन, नामकरण, इतिहास का लेखन, ये चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। प्रथम कवि, प्रथम रचना, ये पढ़ना है हर युग के हिसाब से। छायावाद की पहली रचना कौन सी, प्रगतिवाद की पहली रचना कौन सी, प्रगतिवाद की शुरुआत कब हुई, किस विद्वान ने कहाँ से माना है, हर काल की विशेषताएं। साथ ही कहानियों के विकास की परंपरा, नाटकों के विकास की परंपरा, उपन्यास के विकास की परंपरा, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आलोचना, चूंकि आपके टेक्स्ट में नहीं लगा लेकिन आलोचना से प्रश्न बनते हैं, तो आलोचना वाला खंड इतिहास में आपको अच्छे से पढ़ना है। बड़े आलोचकों की पुस्तकें, उनकी राय, उनके मत क्या है। साथ ही अन्य गतिविधियां जो यूनिट 2 में लगा है, उनकी जो परंपरा रही है वो आपको ध्यान देनी है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए मिला, कब मिला, रचना किसकी है, रचना प्रकाशित कब हुई थी, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। पत्र पत्रिकाएं आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा साहित्य सम्मेलन, संस्थाएं, जो भी महत्वपूर्ण विविध की बातें हैं, ये आपको ध्यान अच्छे से देना ही है। बाकी उपन्यास, कहानी, नाटक, इनकी परंपरा के साथ महत्वपूर्ण रचनाएं तो आपको ध्यान देनी ही है। जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं लेखक, उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये इतिहास का सिलेबस में देखना है आपको। हाँ, इतिहास में जो छोटे छोटे राइटर्स लगे हुए हैं, भक्ति काल में, रीत काल में या आधुनिक काल में ही, जिनको कोई नहीं जानता है, आप भी पहली बार नाम सुन रहे हैं, उन पर बहुत ध्यान नहीं देना है। आपको 100 क्वेश्चन आते हैं इतिहास हिंदी में, अब 10 क्वेश्चन मान चलेगा, उठपटांग पूछेगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो आपको गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 20 प्रश्न गलत करने की छूट तो आपको है। 80 सही कर लिए बहुत है, तो 10 उठपटांग पूछेगा, उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर आपको ध्यान बहुत नहीं देना है। इसलिए बहुत आपको ये है कि लाल कवि, भान कवि, मान कवि रीत काल में दिए हुए, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है। ठीक, यही काम आपका आधुनिक इतिहास में होगा और भक्ति काल में भी यही होगा। तो ये एक यूनिट से लेकर 4 तक की बातें हो गई। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट जो है आपका यूनिट 5 से लेकर 10 तक लगा हुआ है, उसमें जितना हो सके आपको उतना पढ़ना है, मूल टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट का ये सारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आप अगर किताबें खरीद के पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको PDF पढ़ना है तो वहाँ सारा अवेलेबल है। उसमें भी कविता, कहानी और निबंधों का पूरा कंपाइल है, तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। बाकी नाटक, उपन्यास, निबंधाएं अगर आप परचेज कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा PDF उपलब्ध है, उससे पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट जितना हो सके आपको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या लिखना है, वो आप जब पेपर एनालिसिस करेंगे यूनिट वाइज, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या हमें नोट्स में लिखने हैं। ठीक, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, ये महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट हमें लिखना है। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो कविताओं से ऐसे पंक्तियाँ पूछी जा रही बार बार, क्रम से मिलाने को दे रही हैं। लेखक की अन्य रचनाएं क्रम से मिलाने को दे रहा है, मतलब डेट वाइज। पात्र दे रहा है, कविताओं से भी आजकल से अंधेरे में के पात्र कौन कौन से, गांधी, नेहरू, लेनिन की बात कहाँ की जा रही है। साथ ही कविताओं का मूल भाव, कविताओं से कोई शब्द दे रहा है, प्रकाशन वर्ष, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तमाम चीज़ें जो आप पेपर एनालिसिस किए रहेंगे तो आपको पता है किस यूनिट से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और हमको क्या नोट्स बनाने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। आपको टेक्स्ट जितना हो सके उतना पढ़ना है, कम से कम कविता, निबंध, नाटक और कहानी, ये तो पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अन्य गतिविधियाँ उपन्यास में जितना पढ़ सके तो अच्छी बात, नहीं पढ़े तो डिटेलिंग अच्छे से कर लेनी है। डिटेलिंग के लिए आप वीडियोज देख सकते हैं, कई सारे एजुकेटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, डिटेलिंग करवा रखी है, तो वहाँ से आप डिटेलिंग देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाना है आप, अपनी बनाई हुई नोट्स परीक्षा हल में पूरी अच्छी तरीके से याद आती है, तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, अब मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको जो छोड़ सकते हैं। एक तो जैसे कविता में प्रवास लगा हुआ है, प्रवास महाकाव्य है, वो आप छोड़ सकते हैं। 300 पेज अकेले वही है आपके कविता खंड में, बस उससे बाई चांस एक आध बनते हैं, तो उतना समय देना महत्वपूर्ण नहीं है उसमें, उसे आप छोड़ सकते हैं। उत्तरकांड लगा हुआ है रामचरितमानस का, उसे आप छोड़ सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप कविता में छोड़ सकते हैं। हाँ, डिटेलिंग इनकी भी करनी है, डिटेलिंग करनी है, नोट्स बनानी है, लेकिन टेक्स्ट पढ़ना इनका छोड़ सकते हैं। कविताओं की व्याख्या के लिए एक चैनल है, बातें साहित्य की, वहाँ पे बड़े अच्छे से व्याख्या की गई है, आप वहाँ से व्याख्या देख सकते हैं।
ठीक। कहानी आपको पूरी पढ़नी है, नोट्स बनानी है अच्छे से। निबंध भी आपको पूरे पढ़ने और अच्छे से पढ़ने। निबंधों से प्रश्न हमेशा बनते हैं और आपको निबंध कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको निबंध समझ में आएंगे, वो पढ़ा जा सकता है आसानी से। नाटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्रश्न टेक्स्ट में नाटकों से ही बनते हैं और सब रूप से देखा जाए 12-13 प्रश्न हमेशा। नाटकों में आगरा बाजार थोड़ा कठिन पड़ेगा, बाकी सब अच्छे नाटक हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप जरूर पढ़िए। नाटकों से पाठ, नाटकों के अंक, नाटकों से कथन, नाटकों से गीत, इनसे प्रश्न बराबर बनते रहते हैं। फिर आप उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं हैं। उपन्यास से जितना हो सके पढ़ जाइए। कुछ अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, सीधे देवानंद जेठानी कहानी, परीक्षा गुरु ये थोड़ा सा शुरुआती हैं तो आपको अजीब लगेंगे पढ़ने में, नहीं पढ़ते हैं तो भी डिटेल कर जाइए। बाकी जितना हो सके पढ़ लीजिए। जिनको नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डिटेल करके उसको नोट्स बना के रिविजन करना है। अन्य गतिविधाएं जो कि एक बड़ा सेक्शन है, कई सारी विधाएं इसमें लगी हुई हैं। जीवनी भी है, आत्मकथा भी है, संस्मरण भी है, रेखाचित्र भी है। तो इसमें जो छोटी रचनाएं जैसे ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें और या जामुन का पेड़ या स्फुटमाता चांपे, छोटी रचनाएं हैं तो तुरंत पढ़ जाएंगे आप, इंटरेस्टिंग भी है। कुछ बड़ी रचनाएं लगी हैं जैसे कि संस्कृत के 4 अध्याय, तो मैं उसे बहुत पढ़ने का सजेशन नहीं देता। किताब बहुत अच्छी है, आप जब फ्री टाइम में हो तो पढ़े, लेकिन अभी पढ़ने का सुझाव नहीं दूंगा मैं। उसको डिटेल अच्छे से कर लीजिए, उसके चैप्टर सब चैप्टर और उसके बारे में जान लीजिए। बाकी 800 पेज आप पढ़ेंगे उससे कोई मतलब है नहीं। कुछ और रचनाएं से आप गुदरी दी हुई है, उसको डिटेल कर लीजिए, पढ़ने की बहुत खास जरूरत नहीं है। जितना पढ़ सकें वो ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा है, उसको पढ़ जाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके चैप्टर, उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। तो ये सारा आपका सिलेबस है। अब इसमें 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं और नोट्स आपको रिवीजन करने हैं। आप जो भी नोट्स बनाएं कोशिश करें 10 दिन में एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। बाकी काम बाद में, लेकिन रिवीजन पहले। रिवीजन नहीं करेंगे कितना भी पढ़ लेंगे आप भूल जाएंगे, तो रिवीजन आपको जरूर करना है। दूसरा, आप जब सिलेबस लगभग 80-90% खत्म कर लें, आपको लगे परीक्षा से पहले 1-1.5 महीने पहले, मतलब मान चलिए दिसंबर में परीक्षा होगी 15 दिसंबर 10 दिसंबर तक, तो आप नवंबर शुरू से ही प्रीवियस से पेपर हल करना शुरू कर दें। शुरू में आपने एनालिसिस किया था बस, अब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस से पेपर उठाएं एक, उसको सॉल्व करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उपयोगी रहेगा। आप सॉल्व पेपर ले लें या अनुसार ले लें, उसे सॉल्व करें, उसकी व्याख्या देखिए, तो वो आपको पेपर के टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसकी वजह से आपको एक तो टाइम लिमिट में सॉल्व करें। शुरू में आप हो सके तो 1-2 वैसे सॉल्व करें, बाद में आप टाइम लिमिट 2 घंटे आपके पास समय, उसमें सॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपको पेपर टाइम पे मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने की। आपको कुछ और भी बातें लगता है कि जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपको अवेलेबल हूँ, बात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।